Hello friends, I welcome you all to Bioindicus Academy. In this lecture, we are going to talk about Ramachandran plot. Okay. GC रामाचंद्रन कौन थे? इंडियन साइंटिस्ट थे मद्रास यूनिवर्सिटी में. तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? अच्छा, एक बार देख लेते हैं, इनका ओवरव्यू देख लेते हैं ना. कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में क्या है, उसके बेसिस पे मतलब हम समझेंगे फिर कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? ओके, एक बार लिख लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ. तो देखो उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था. डिटरमाइन परमिसिव वैल्यूज फॉर अमाइनो एसिड्स. परमिसिव वैल्यू जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी ना. एक एंगल होता है क्या? साई एंगल होता है, एक होता है फाई. कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, फिर से इलेबोरेटिवली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे एंगल्स के बारे में, है ना, अच्छे से. तो उन्होंने अमाइनो एसिड्स की परमिसिव वैल्यू की वैल्यूज डिटरमाइन करी. तो देखो जैसे एक अमाइनो एसिड की नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, ये अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, ये आर ग्रुप, है ना. तो ये वाला एंगल नहीं नहीं, जैसे ये है सी, सी एल्फा है ये. तो देखो यहाँ से इसको मैच करो, सी अल्फा हो गया. तो ये एक दो दो इसमें अमाइनो एसिड जुड़ी हुई है. तो ये वाला एंगल है अपना पेप्टाइड एंगल, है ना. पेप्टाइड बॉन्ड, एंगल नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड है ये भी पेप्टाइड बॉन्ड. तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो पेप्टाइड वाला बॉन्ड होता है वो एक प्लेन में लाई करता है ना. तो ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है जैसे सी अल्फा और एन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है फाई, और जो सी अल्फा और सी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है साई. अगर इन दोनों का एंगल एक इस तरीके से है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू तो परमिसिव नहीं हुई ना. तो इन्हीं वैल्यूज के बारे में, हर एक अमीनो एसिड की इन्हीं वैल्यूज के बारे में उन्होंने बताया था. दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इट. तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई प्रोटीन की प्रोटीन में सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड की वो बता दे, तो मैं अपने आप डिटरमाइन करके बता सकता हूँ कि उसकी सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी. या उन्होंने तीसरी बात ये बोली कि अगर मुझे जीन की कोई सीक्वेंस बता दे तो उसके बेसिस पे भी मैं बता सकता हूँ कि सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी एक प्रोटीन की. जीन से कैसे बताएंगे? जैसे जीन जीन है, जैसे डीएनए हो गया, ऐसे होता है ना. डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है. तो देखो मान लिया ये डीएनए था, इससे आरएनए बन गया, जीन बन गया है. ठीक है, जीन से हमें पता चलेंगे कोडोन, कोडोन से अमीनो एसिड पता चलेंगे. अब अमीनो एसिड से अमीनो एसिड सीक्वेंस पता चल गई, तो सीक्वेंस के बेसिस पे बता देंगे कि प्रोटीन की सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी. अब रामचंद्रन प्लॉट क्या चीज़ है? इन्हीं परमिसिव वैल्यूज को उन्होंने ग्राफ में प्लॉट किया. जो परमिसिव वैल्यूज है ना, जो एग्जिस्ट कर सकती हैं फाई और साई, हर एक अमीनो एसिड की, तो उन वैल्यूज को एक ग्राफ में प्लॉट किया. किस किस के बीच में? एक उन्होंने लिया क्या, फाई एंगल और साई एंगल के बीच में, जिनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रेंज करी थी, +80 से ना -180 से +180 तक, और ये भी +180 डिग्री तक. तो इन वैल्यूज को इसमें उन्होंने प्लॉट करके दिया. तो उस चीज को हम रामचंद्रन प्लॉट फॉर अमीनो एसिड्स कहते हैं. अगर यही वाला प्लॉट एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए प्लॉट किया जाए, जैसे अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस है, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, एक सीक्वेंस है, इसके लिए अगर ऐसा प्लॉट बनाया जाए, तो उसे को कहेंगे हम रामचंद्रन प्लॉट फॉर पॉलीपेप्टाइड. यहाँ तो क्या था, सेपरेट अमीनो एसिड्स के लिए था, और यहाँ पे हर एक मतलब पेप्टाइड की है, पेप्टाइड के लिए है, पेप्टाइड सीक्वेंस जो बनी है उसके लिए प्लॉट किया गया है वो है. तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं. तो देखो बेटा, ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर बना दी जिसमें 4 अमीनो एसिड के रेजिड्यू हैं. देखो एक ये अमीनो एसिड हो गया, है ना, ये अमीनो एसिड हो गया. दूसरा जो मैंने टिक टिक में कर रखा है ना, डॉटेड लाइन में कर रखा है, ये है हमारे अमीनो एसिड के रेजिड्यूज. तो जब ये बॉन्ड बना था, तो बॉन्ड बना तो एक ये वाला जो बॉन्ड है जिसको मैंने कलर किया हुआ है, ये वाला है पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड का एक अपना एक प्लेन होता है ना. ये सारे चारों के चारों एटम एक प्लेन में लाई करते हैं. जैसे एक पेज है, पेज पे ओ यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, एन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया. तो ये एक ही प्लेन में है, ये नहीं कि हाइड्रोजन इसके नीचे है या ऑक्सीजन इसके ऊपर है ना. समझ गए ना. तो देखो अब हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो है ये तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया है ना. पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, सी और एन के बीच में जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड, इसको कहते हैं ओमेगा. सी और एन के बीच में जो होता है एंगल, उसको कहते हैं क्या, ओमेगा. ये हमेशा फिक्स होता है, फिक्स होता है. या तो 180 डिग्री होगा, जब ट्रांस फॉर्म में होगा तब 180 डिग्री होगा, और सिस में होगा तो 0 डिग्री होगा. तो ये हमेशा फिक्स होता है, ये वाला एंगल सी और एन के बीच में, सी और एन के बीच में ओमेगा होता है. दूसरा देखो, सी अल्फा और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, सी अल्फा और सी के बीच में जो एंगल होगा उसको कहेंगे साई. ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे सी अल्फा सी साई, मतलब सेम साउंड आ रहा है ना जिसमें साई. तो साई जो है एंगल हमारा, वो +180 डिग्री से -180 डिग्री तक रेंज कर सकता है. तीसरा एंगल है एन और सी अल्फा के बीच में, जैसे एन और सी अल्फा के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं फाई. ये भी हमारा +180 डिग्री से -180 डिग्री तक रेंज करता है ना. अब एक चौथा एंगल और होता है ज़्यादातर बुक्स में जिसके बारे में लिखा नहीं होता. सी अल्फा और आर के बीच में जो एंगल होता है, सी अल्फा और आर के बीच में जो एंगल होता है उसको काई एंगल कहते हैं, काई. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल्स के बारे में. तो
अब रामाचंद्रन प्लॉट में जो हम बता रहे थे कि परमिसिव वैल्यूज का क्या होती हैं, तो परमिसिव वैल्यूज ये तो फिक्स है भाई, ओमेगा तो फिक्स है, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो परमिसिव वैल्यू है हर एक अमीनो एसिड की या पॉलीपेप्टाइड चेन की, इन दोनों एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एंगल्स कौन कौन से हैं? सी अल्फा और सी के बीच में, देखो सी अल्फा और सी के बीच में साई, एन और सी अल्फा के बीच में, एन और सी अल्फा के बीच में ये वाला जो एंगल है इसको कहेंगे फाई, और जो ए सी अल्फा और आर के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे काई। तो इसके नोट्स बना लेना, समझ में आ जाए तो बताना कमेंट करके। तो ये हो गया परमिसिव वैल्यूज के बारे में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं परमिसिव वैल्यूज कैसे बता रहे हैं, अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से डिस्कस करते हैं एक बार इस चीज़ को। तो देखो भाई ये है ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो कि मैंने इसका ये हाथ पकड़ के बांध दिया कहीं, ठीक है, और एक ये वाला हाथ बांध दिया, ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि आर ग्रुप इसका हाइड्रोजन होता है। तो हमने कहा कि सी अल्फा और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको साई कहते हैं, सी अल्फा और एन के बीच में जो एंगल होता है उसको फाई कहते हैं। तो अगर ये और ये पकड़ के बांध दें और तब इस इन दोनों एंगल्स का पता करें कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं ये फाई और साई की, तो इन वैल्यूज को हम डिटरमाइन करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, है ना। अब कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं परमिसिव हैं उसको अगर हम प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, तो लगभग जैसे ये ग्राफ बनाया हमने, इसकी रेंज कर रही है जीरो, जैसे ये ग्राफ ऐसे नॉर्मली हम ये बनाते हैं ना, ये मान लो जीरो मान लिया, ये प्लस 180 मान लिया, ये पॉजिटिव साइड का ग्राफ मान लो। तो देखो नेगेटिव भी है इसमें, नेगेटिव वाला पोर्शन भी है ग्राफ का इसमें। तो देखो जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से चेक किया तो लगभग ग्लाइसिन की बहुत मैक्सिमम एरिया इसके ऊपर आ रहा है, जो हमारा रामाचंद्रन प्लॉट है उसके ऊपर ग्लाइसिन का मैक्सिमम एरिया आ रहा है एक्सरे डिफ्लेक्शन से देखें तो। जैसे ये वाले जितने भी एंगल हैं, जैसे ये वाला एंगल है +90 ये इसका साई का, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है इसकी ग्लाइसिन की तो उसके लिए फाई क्या होगा -90, ये वाला यहाँ तक। तो देखो ये वाली मैं एक बार दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो ग्लाइसिन की देखो ये वाली वैल्यू जो है ये परमिसिव है, जो भी एरियाज यहाँ पे हाईलाइट किए हैं मैंने, तो उनमें जो भी एंगल आ रहा है ग्लाइसिन का वो सारी की सारी परमिसिव वैल्यूज हैं ग्लाइसिन के लिए, कि ओवरलैप ना करें ये दोनों के दोनों, जो जहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये दोनों के दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट ना करें या स्टेरिक हिंड्रेंस ना आए, है ना। अगर यहाँ पे अब एलानिन की बात करें, एलानिन में आर ग्रुप क्या होता है CH3। अब इसके भी हाथ बांध दो भाई दोनों साइड से, ये वाला हाथ बांध दिया, ये वाला हाथ बांध दिया, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ना आपका CH3, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, ये दोनों ही ग्रुप यहाँ पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, मतलब आगे जो भी ग्रुप्स होंगे पॉलीपेप्टाइड में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं तो ये आर ग्रुप और भी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो ये मिनिमम इससे ग्लाइसिन से कम एरिया इस पे रामचंद्रन प्लॉट पे इसका आएगा। कौन कौन सी वैल्यूज जो परमिसिबल हैं इसके लिए एलेनिन के लिए, वो एक बार इस कलर से देख लेते हैं। देखो ये वाला एरिया मान लिया ये है एलेनिन के लिए, है ना। इस वाले जो क्वाड्रेंट है इसमें परमिसिव वैल्यू नहीं होती है एलेनिन के लिए। अब जो दूसरी अमाइनो एसिड्स हैं जैसे ये तो एलेनिन के बारे में हो गया ना। अच्छा क्वाड्रेंट का तो पता ही होगा ना, ये अपर राइट क्वाड्रेंट है, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट है, ये अपर लेफ्ट है, ये लोअर लेफ्ट है। यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी हैं, प्लस जो इस वाले की देखें तो साई कहाँ तक है, +180, जीरो से +180 डिग्री, और साई कितना है इस वाले क्वाड्रेंट के लिए -180 डिग्री से जीरो तक, ये +180 से जीरो तक। तो ऐसे ही अपर राइट का भी हो जाएगा। अपर राइट का कौन कौन से एंगल है, साई कितना है इसका, साई है क्या जीरो से लेके +180 डिग्री तक, जीरो से +180 डिग्री तक साई कितना है, साई देखो जीरो से, साई वाला एंगल है ना जीरो से, ये भी +180 डिग्री। अगर ये इसके लिए है, ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है साई फाई। देखो साई की कौन कौन सी वैल्यू है इसमें, इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अभी, इस वाले क्वाड्रेंट में साई की वैल्यू है -180 डिग्री से लेके जीरो तक, साई है ना, ये वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अभी। और फाई के लिए जीरो से +180 डिग्री तक है। इसकी बात करें तो इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साई और फाई कितने कितने हैं, साई की तो वैल्यू है -180 डिग्री से जीरो तक, -180 डिग्री से जीरो तक, और जो अपना फाई है इसकी -180 से लेके जीरो तक। तो ये वैल्यूज हैं सारे क्वाड्रेंट की। तो हमने एलेनिन के बारे में बात कर ली, ग्लाइसिन के बारे में बात कर ली। अब कोई दूसरी अमाइनो एसिड हो जैसे वेलिन है, वेलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे यही वाली स्ट्रक्चर बना देते हैं HC अल्फा COOH। वेलिन में क्या हो जाता है, दो मिथाइल ग्रुप और जुड़ जाते हैं ना, तो इसमें इसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो ये वाली जो अमाइनो एसिड है इसके लिए परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, अगर इसमें रामचंद्रन प्लॉट में देखें तो
तो इसके लिए जो परमिसिव वैल्यूज़ हैं उसके लिए आएगा इतना इतना एरिया परमिसिव वैल्यू है। इसको डार्क कर लेते हैं। ये है वेलिन के लिए, ब्लैक वाला वेलिन के लिए इस क्वाड्रेंट में हमने शो किया, ब्लैक वाला वेलिन के लिए है, और जो ऑरेंज से डिनोट किए हुए हैं ये एरियाज एलेनिन के लिए हैं, और जो ये हाईलाइटर से किया है ये है ग्लाइसिन से। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट वैल्यू करी है हमने ये इनकी परमिसिव वैल्यूज है। ठीक है, समझ आया? इसमें देखो एक चीज़ नोटिस करी आपने, इस वाले क्वाड्रेंट में केवल और केवल ग्लाइसिन का जो परमिसिबल वैल्यूज हैं वो वाले के लिए हाईलाइट किया है, बाकी कोई भी अमाइनो एसिड इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं आ रही। तो देखो ये वाले एरियाज कम होते जा रहे हैं, जैसे ग्लाइसिन का सबसे मैक्सिमम एरिया इस पे शो हो रहा था, बाद में एलेनिन है उसका, इसके बाद आर ग्रुप बढ़ा है थोड़ा सा, एच के मुकाबले सी एच थ्री बढ़ा है ना, तो उसकी थोड़ी सी कम हो गई, इससे ग्लाइसिन से भी कम होगी एलेनिन की। एलेनिन के बाद हमने वेलिन का देखा, वेलिन में थोड़ा सा आर ग्रुप जो है और भी जंकी हो गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा आएगी तो कम एरिया इसके ऊपर ऑक्यूपाई कर पाएगा, परमिसिबल वैल्यूज़ कम होंगी, तो उसको हमने ब्लैक से डिनोट किया। तो अगर देखा जाए तो रामाचंद्रन प्लॉट में ग्लाइसिन जो आपका वो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, और सबसे कम कौन करता है? प्रोलिन, क्योंकि प्रोलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सी अल्फा एच, ये यहाँ पे जो सर्कुलर ग्रुप बना होता है ना, ये आपस में एन और ये वाला आर ग्रुप आपस में बॉन्डिंग होती है इनकी, तो सी अल्फा और एन वाला एंगल कौन सा होता है? ये होता है फाई, तो फाई तो फिक्स हो गया अपनी जगह, ये पहले से ही फिक्स है, जो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है वो पहले से फिक्स है, और बाद में बस एक जो अपना एंगल बच गया, जैसे ये वाला एंगल कौन सा होता है? ये वाला सी अल्फा और सी के बीच में साई होता है, तो साई एंगल ही परमिसिबल वैल्यूज डिसाइड करेगा, तो प्रोलिन की सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करता है रामचंद्रन प्लॉट पे। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, हाइपोथेटिकली एक चीज़ देखो, जैसे मान लो कि जैसे सी एस थ्री हमने डिनोट कर दिया, ये सी एस थ्री एक स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइसिन नहीं है अभी, ठीक है, सी एस थ्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है, अगर दोनों साइड लगा दिया तो दोनों साइड एक ग्रुप लगा दिया तो दोनों साइड से ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी ना, तो उससे इन सब से भी कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये रामचंद्रन प्लॉट पे। तो ये तो हमने बात कर ली कि अमाइनो एसिड की परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, ये है रामाचंद्रन प्लॉट फॉर अमाइनो एसिड्स। अब उन्होंने क्या कहा था कि मुझे कोई सीक्वेंस बता देना अमाइनो एसिड की, तो उसके बेसिस पे भी मैं बता सकता हूँ कि इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। तो एक बार पेज चेंज कर लेते हैं। देखो जैसे ये अमाइनो एसिड्स की एक सीक्वेंस है, अब हमें हर एक अमाइनो एसिड का फाई और साई एंगल पता है, तो देखो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना, फाई और साई की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर, तो होती है ना एक राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है, एक होती है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा शीट स्ट्रक्चर होती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर कब बनेगी? जैसे आर एच राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, जब हर एक अमाइनो एसिड का फाई और साई जो है -57 और -47 +-10 लगा लो इसमें, तो ये वाली वैल्यूज हो ना हर एक अमाइनो एसिड के साई और फाई में, तो वहीं वैल्यूज वहीं वाले अमाइनो एसिड्स उस सीक्वेंस में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तब बनेगी वो। अगर इससे इन वैल्यूज से बाहर है, ये वाली फिक्स है अपनी, इन एंगल से बाहर है तो अल्फा हेलिक्स नहीं बन पाएगी। वैसे ही अगर बीटा शीट स्ट्रक्चर बननी हो किसी अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, तो उसका फाई एंगल तो -20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और जो साई एंगल है 115 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तभी बीटा शीट स्ट्रक्चर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। तो देखो ये फाई और साई एंगल्स को है ना टोर्सल एंगल्स भी बोलते हैं, और इन एंगल्स को जानने के लिए, पता करने के लिए एक्सरे डिफ्लेक्शन से पता करते हैं। तो देखो ये सबसे ज़बरदस्त टूल है। जैसे आजकल तो है ना जैसे ड्रग डिज़ाइन करनी हो, ड्रग डिस्कवरी करनी हो, तो सारा का सारा प्रोटीन का खेल है। तो अगर हमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है कोई, तो हमें पता करना है कि वो कैसे फोल्ड होगी, फ्यूचर में कैसे फोल्ड होगी, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं ना कि फाई और साई एंगल्स के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि वो कैसे किस तरीके से फोल्ड होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कि एक एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है और एंजाइम की हमने सीक्वेंसिंग कर ली, एंजाइम प्रोटीन से बना होता है ना, सीक्वेंसिंग कर ली, तो सीक्वेंसिंग में हमें पता चल गया कि ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और उन अमाइनो एसिड्स की फोल्डिंग हो रही है, इन अमाइनो एसिड्स का ये फाई और साई एंगल्स क्या क्या है, तो फोल्डिंग होके तो एक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा ना, एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, फोल्डिंग होके अगर एक्टिव बना रहा है ये वाली सीक्वेंस है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक एंजाइम की एक्टिव होने के लिए ये वाली सीक्वेंस होनी चाहिए और इतने इतने एंगल होने चाहिए, तब एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन में आता है एक एंजाइम, है ना। तो जीसी रामचंद्रन को स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फादर ऑफ स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, है ना। तो ये था इसके बारे में, जीसी रामचंद्रन के बारे में पता कर लिया हमने।
सीक्वेंस के बारे में भी देख लिया और सेपरेटली अमीनो एसिड्स के बारे में भी देख लिया। तो इन स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एक जो ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार टेबल बना के बता देता हूँ कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है। तो देखो भाई, जो भी अपना बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ये सब होती हैं, जैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, पैरेलल बीटा शीट है, एंटी पैरेलल बीटा शीट है, 310 हेलिक्स है, और ये अपना पाई हेलिक्स है, कोलाजिन हेलिक्स है, 2.27 रिबन है। तो देखो, जैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स तभी बनेगी जब उस सीक्वेंस के अमीनो एसिड्स का साई और पाई -57 और -47 हो। तो ये वाली वैल्यूज इस ग्राफ में कहाँ पे लाई करेंगी? ये करेंगी यहाँ कहीं आसपास में। देखो माइनस में -57 है नहीं, तो -90 के आसपास ये लगा लो। तो यहाँ कहीं लाई करेगी, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करें तो देखो, इसमें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में एल अमीनो एसिड्स होते हैं यूजुअली, तो एल का अपोजिट क्या होता है? डी अमीनो एसिड्स, तो तब वो लेफ्ट बनेगा। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनने के लिए इसी यहीं कहीं आसपास इसके अपोजिट में देख लो, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो अभी पैरेलल बीटा शीट्स, इनकी परमिसिव वैल्यूज क्या क्या है अमीनो एसिड्स की, तब बनेगा ये स्ट्रक्चर पैरेलल बीटा शीट। ये अपना फाई तो होना चाहिए -120 डिग्री के आसपास, और साई कितना होना चाहिए? +115, तो -120। देखो ये फाई है अपना, फाई -120 बोल रहे हैं, तो इस वाले मिडल में, और साई कितना प्लस में, तो इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं आएगा ये, है ना। तो ये कितना प्लस, यहाँ कहीं आएगा ये 3, ठीक है, यहाँ पे लाइक रहेगा। अब देखो ये हो गया। अब एंटी पैरेलल बीटा शीट है, ये कब बनेगी? अमीनो एसिड का साई और फाई इतना इतना होना चाहिए। तो अपना फाई कितना होना चाहिए? -140 के आसपास, फाई 140 के -140 के आसपास हो, और साई, ये वाला जो साई है ये +135 यहाँ के आसपास। तो ये भी यहाँ पे बनेगा। ये वाली स्ट्रक्चर्स इस वाले कॉलम में लाई करेंगे। अब 310 हेलिक्स बनना हो तो ये वाली वैल्यूज हैं इसके लिए। तो ये कहाँ पे बनेगा? -55, और दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला, दोनों माइनस वाला कॉलम तो यही है ना, फाइव यहाँ बनेगा ये। 310 वाला हो गया। अब पाई हेलिक्स के लिए, अच्छा वैल्यूज नहीं लिखी क्या मैंने ये। तो पाई हेलिक्स के लिए जो अपना पाई है ये -55 के आसपास होना चाहिए, और साई माइनस -75 के आसपास होना चाहिए, और ये दोनों माइनस में वैल्यूज हैं, तो इसी वाले क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेंगे। तो 6 मान लो यहाँ पे, और ये हो गया। कोलाजिन हेलिक्स कहाँ पे बनेगी? जब आपका फाई -50 हो और साई +150 हो, तो +150 तो यहाँ पे लगा लो, और माइनस, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगी इस वाले कॉलम में, है ना। तो कोलेजन हेलिक्स का हो गया। अब 2.27 रिबन का, जो अपना फाई है -70 होना चाहिए, साई -60 होना चाहिए। तो ये वाली स्ट्रक्चर दोनों माइनस, तो ये यहाँ पे लाई करना चाहिए आसपास में, ठीक है। तो ये सब तो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का, हमने एक बार समरी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में। अगर आपको रामचंद्रन प्लॉट इससे समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके।